हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी भी सुनाई आ रही है, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद है। कहानी की शुरुआत में ये बताया जाता है कि एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपने बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर खेतों में काम करने के लिए चले गए। उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने के लिए कहकर घर से निकल जाते थे। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर ले आती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार पर खून पोंछ लूंगी तो भैया लोग देखेंगे और चिंता करेंगे। यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझकर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता सांग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून से लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग का बहुत बार हमने खाया है, परंतु आज की सब्जी का स्वाद बहुत अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चले। मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हो वैसे ही बनाया है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 दिन बार हुआ है, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन और मस्तिष्क पे ऐसे चढ़ गया कि वो उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगते हैं। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने के लिए राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में राल टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाने के लिए वे कितने लालची बन गए थे, इसका आभास राजकुमारी को हो गया था। किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार करने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद्र के वृक्ष पर बने मचान के नीचे पहुंच जाते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे।
इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बस बैठा कर अपना अपना धनुष्य लेकर शिकार करने का ढोंग करके वहां से चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ गई। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित डोंगरी पर चढ़कर बैठ गए और अपने अपने धनुष्य बाण के साथ पहुंच गए और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज तेज धार करने लगे। डोंगरे के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धारा करता है और अपनी बहन पर धनुष्य से निशान लगाता है, तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है, भाइयों का क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा तो तीर सीधा मेरे छाती पे मारो, वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष्य बाण चलाने में सातों राजकुमार से सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उसका छोटा भाई बाकी भाइयों जैसा लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और उसे आदेश देते हैं कि अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा राजकुमार उदास मन से तीर को थोड़ा ही धार देता है, दूसरी दिशा में तीर छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेज देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकती रहती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी मैं लेके जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू आते हैं, आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। वो अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति चिकट जाऊंगा, तुम जैसे ही लकड़ी वहां छोड़ोगे मैं धीरे धीरे वहां से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित हो जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेके आया है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके दे देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं के पास चला जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसके छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोचकर रोने लगता है, बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया मुझे मार डालेंगे। यह सारी घटना को
कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली सुनते हैं और देखते हैं, और वे तीनों राजकुमार को रोते हुए देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मारेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े में चिकट जाएंगे। और फिर मछली और केकड़ा कहते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब तुम्हें राजकुमारी का मांस खाने के लिए कहेंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वो हड्डी खाएंगे तो तुम खेकड़े को खाना। बड़े भाइयों को कोई शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे खेकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया है, तब बड़े भाइयों से छिपाकर वो मांस को जमीन में गाड़ देता है, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा पेड़ उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसोदे के पास से गुजर रहा था, और वहाँ सुंदर सुंदर बांस के बूंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा यानी कि वाद्य यंत्र बनाए जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट रे जोगी, इस तो लोग भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाए तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इससे ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोर जोर से केंद्रा बजाता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी नई धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लोग मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट करके जोगी को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की तरह वही धुन बजाती है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लोग मोर दुश्मन का घर। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भाग देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ये तो लागे मोर छोटे भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठा स्वर धुन कर छोटा राजकुमार मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार को रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने मोहरे देकर उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी करता है, अच्छे से विदा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई मेरे नौकर करते हैं, लेकिन कभी इतना सुंदर सजाया गया नहीं है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर के बाहर काम करने के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ती है। आखिर मेरे घर में इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है?
वह अपने भाइयों तथा भाभीयों से भी पूछता है और वो लोग भी सजावट करने की बात को मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छिपकर पुनः वापस आते हैं और अपने कमरे के रखे खजूर के गोल मोड़ हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आ जाती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा काटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरे का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साका चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।